आज बात करते हैं एक खामोश बलिदान की कहानी, ग्रेट निकोबार की। जरा सोचिए, हमारे सामने दो कहानियां हैं। एक तरफ है अरावली का गुस्सा, जो हमें दिखता है, विरोध प्रदर्शन, सुर्खियां, हर तरफ बहस। और दूसरी तरफ है ग्रेट निकोबार का बलिदान, जो बिल्कुल खामोश है, अनछुआ, दूर, लगभग अदृश्य। एक ही देश में पर्यावरण की दो लड़ाइयां, लेकिन एक को तो खूब आवाज मिली और दूसरी जैसे गुमनामी में ही खो। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये कहानी है दो जंगलों की। देखिए, ऐसा लग रहा है कि अरावली पर जो इतनी सुर्खियां बन रही हैं वो एक हरे पर्दे की तरह काम कर रही हैं, और इस पर्दे के पीछे निकोबार की जंगलों का चुपचाप विनाश हो रहा है। अब अरावली का मुद्दा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसकी वजह से एक कहीं ज्यादा बड़ी और भयानक त्रासदी हमारी नजरों से ओझल हो रही। तो चलिए अब उस पर्दे के पीछे झांकते हैं और बात करते हैं निकोबार मेगा प्रोजेक्ट की। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इसका ऑफिशियल नाम है ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास, और इसकी लागत 72,000 करोड़ रुपए है। अंदाजा लगाइए, ये हमारे देश के सालाना शिक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इतनी बड़ी रकम के बदले में कीमत कौन चुका रहा है? 130 वर्ग किलोमीटर का प्राचीन घना वर्षावन। ये कोई खाली जमीन नहीं, बल्कि लाखों साल पुराना जंगल है। इसका सीधा सीधा मतलब है लगभग 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। ये एक ऐसा नंबर है जिसकी हम ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी तबाही क्यों? असल में इस प्रोजेक्ट के 4 बड़े हिस्से हैं। एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक 450 मेगावाट का पावर प्लांट और एक पूरा का पूरा नया शहर बसाया जाएगा। लेकिन इस तथाकथित विकास की एक ऐसी कीमत है जिसे हम कभी भी नहीं चुका सकते। चलिए देखते हैं कि इसकी पारिस्थितिक और इंसानी कीमत क्या है। पता है, ग्रेट निकोबार का जंगल कोई आम जंगल नहीं है। ये धरती पर एक अजूबा है। यहाँ निकोबार मेगापॉड जैसा अनोखा पक्षी रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ लेदरबैक टर्टल यहीं गैलाथिया खाड़ी में अंडे देने आता है। निकोबार मैकाक जैसे लुप्तप्राय जीव भी यहीं हैं। ये सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और बात सिर्फ जानवरों की नहीं है। यहाँ भारत की 2 सबसे अलग थलग जनजातियां रहती हैं, शोम्पेन और निकोबारी। शोम्पेन जनजाति तो एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, जो बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क ही नहीं रखती। ये प्रोजेक्ट सीधे सीधे उनके घरों, उनके जंगलों और उनकी पूरी जीवन शैली पर एक हमला है। जैसा कि आर्टिकल 14 की एक रिपोर्ट में एक मानव विज्ञानी ने कहा है, बिना सहमति के किया गया विकास उपनिवेशवाद होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है जो इस प्रोजेक्ट के इंसानी पहलू को बिल्कुल साफ कर देती है। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस वैज्ञानिक रिपोर्ट यानी EIA के आधार पर इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली, उसी रिपोर्ट को कई बड़े एक्सपर्ट्स गलत और भ्रामक बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें दिए गए आंकड़े ही गलत हैं। कई वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके काम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो फिर सरकार इस प्रोजेक्ट के पक्ष में क्या तर्क दे रही है और विशेषज्ञ इसके खिलाफ क्या चेतावनियां दे रहे हैं? आइए दोनों पक्षों को जरा समझते हैं। सरकार का कहना है कि मलक्का जल डमरू मध्य के पास होने की वजह से ये प्रोजेक्ट चीन का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है और इससे 1 लाख नौकरियां भी पैदा होंगी। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारी अंडमान निकोबार कमांड पहले से ही देश की रक्षा के लिए वहां मौजूद है, और ये प्रोजेक्ट एक पारिस्थितिक आत्महत्या जैसा है, क्योंकि निर्माण से जो मिट्टी बहेगी वो उन कोरल रीफ्स को मार देगी जो इस द्वीप की सुनामी जैसी आपदाओं से रक्षा करती हैं। और इस लाखों साल पुराने जंगल के नुकसान की भरपाई कैसे होगी? सरकार का समाधान है क्षतिपूरक वनीकरण, लेकिन निकोबार में नहीं, बल्कि वहां से 2000 किलोमीटर दूर हरियाणा के सूखे मैदानी इलाके में। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ जैसे किसी ने कोरल रीफ को तबाह कर दिया और उसकी भरपाई के लिए एक तालाब में नीले पत्थर पेंट कर दिए। एक नहीं, कई वैज्ञानिक संस्थानों ने साफ साफ चेतावनियां दी थीं। उन्होंने कहा कि पोर्ट बनाने से कोरल रीफ्स मर जाएंगी, मैंग्रोव हटाने से सुनामी का खतरा बढ़ जाएगा, जमीन से पानी निकालने पर पीने के पानी की सप्लाई खत्म हो जाएगी, और ये पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से बेहद नाजुक है। लेकिन इन सभी चेतावनियों को बस नजरअंदाज कर दिया गया।
तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी, इतनी गंभीर कहानी पर इतना कम ध्यान क्यों दिया जा रहा है। इसे समझने के लिए हमें अपनी परवाह के सिस्टम को देखना होगा, एक तरह का हायरार्की ऑफ केयर। ये स्लाइड असल में पूरी कहानी बना कर देती है। अरावली दिल्ली के करीब है, वहां से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लाना आसान है और इसे कवर करना राजनीतिक रूप से भी सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ निकोबार बहुत दूर है, वहां पहुंचना मुश्किल है, कहानी बहुत जटिल है और इसे कवर करने का मतलब है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। एक लाइन में अगर पूरी बात समझनी हो तो वो ये है, अरावली से ड्रामा मिलता है, निकोबार से अपराध बोध, और अपराध बोध ज्यादा ट्रेंड नहीं करता। मीडिया की पसंद बिल्कुल साफ है। और ये हमें इस विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, हम प्रकृति की रक्षा सिर्फ तभी क्यों करते हैं जब वो हमें दिखाई देती है, जब वो हमारी पहुंच में होती है और जब ऐसा करना हमारे लिए सुविधाजनक होता है। इस पूरी कहानी को शायद एक आखिरी तस्वीर, एक आखिरी ख्याल से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। वो ख्याल है एक अकेले कछुए का। सोचिए, जब गैलथिया खाड़ी में बुलडोजर पहुंचेंगे तो शायद आखिरी लेदरबैक कछुआ किनारे पर आएगा। सदियों से उसके पुरखे यहीं अंडे देने आते रहे हैं, लेकिन इस बार उसे वहां रेत की जगह कंक्रीट मिलेगा। और शायद जब वो वापस समंदर की ओर मुड़ेगा तो लहरें उससे वही कहेंगी जो मीडिया ने कभी नहीं कहा, पहाड़ियों के लिए सब रोए, द्वीप को सब भूल गए।